गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 178 अरकान कौमी असम्बली का एतमाद हासिल कर लिया है। ऐवान में आज काफ़ी पुरएतमाद और खुश दिखाई दिए। हाथों में तस्बीह और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ऐवान में ओपोजिशन मौजूद नहीं थी। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के दरमियान सब अच्छा रहा, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात में अब कमी आने वाली है? अब सेनेट इलेक्शन तो गुजर चुका, मगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान तनाव मौजूद है। एक दूसरे से मुतालिक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म और इलेक्शन कमीशन दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे हैं, मगर जब सारी बातें इस तरह सरेआम होंगी तो इसका हल कैसे निकलेगा? और आखिर में बात करेंगे पंजाब की सियासत की। हमारे पैनलिस्ट में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोना आलम, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और अतर काज़मी भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। आज की कार्रवाई के दौरान क्या हुआ वो ज़रा आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पैनलिस्ट के सामने रखूँ। अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने थे और 2.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुश्किलात में अब कमी आएगी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये ख़ुद एतराफ़ किया कि उनके 17 अरकान जो हैं वो बिके हैं और उनके नाम भी मालूम हैं और वही 17 अरकान ग़ालिबन फिर वो असम्बली में भी बैठे होंगे, तो मॉरली जो है या वो जो एक आइडियल पॉलिटिक्स है या इमरान खान साहब जिसे मिशन कहते हैं, उसका तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि सॉरी टू से उनके लिए कोई बाइस फ़ख्र बात ऐसी असम्बली से एतमाद का वोट लेना नहीं ठहराया जाएगा जिसके खुद 17 अरकान उनके कहने के मुताबिक बिक चुके हों। लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो अपोजिशन है वो जो बड़े फ़ख्र से जश्न मना रही है गिलानी साहब की फतह का, तो उनका वो जो बयानिया अक्टूबर से 1 अक्टूबर से चल रहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कि हमारी लड़ाई इमरान खान नहीं उनके पीछे वालों से है, और वो तो बाकायदा नाम लेने लगे इदारों का और एजेंसियों का और इस्टेब्लिशमेंट का, और जब जब इलेक्शन हारे तो वो उनको इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। तो आज 6 माह बाद इनका ये बयानिया गिलानी साहब की जीत की सूरत में अब मुस्तक़बिल में जो है वो काबिल एतबार नहीं ठहरेगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट को, तो यानी ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना कि जिन लोगों ने जो गेम प्लानर थे उन्होंने गिलानी साहब को तो 169 वोट दिलाए या उनके लिए 17 वोट लिए, तो वो जो बेचारी जो उनके साथ खड़ी थी खातून, उसके लिए भी 1-1.5 करोड़ रुपये दे देते तो वो भी कम अज़ कम बराबर खड़ी हो जाती। उसके 161 वोट इमरान खान का 174 उनकी खातून लोगों ने असम्बली को मिल गए। तो ये तो एक तो सॉरी टू से जो मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ गेम प्लानर ने कुछ इस तरह सब कुछ चीज़ें बनाई कि एक तरफ इमरान खान साहब को बता दिया कि आपकी आइडियल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो आपके पास नहीं है, जब चाहें वो उनके नीचे से कारपेट खींच सकते हैं। दूसरी तरफ पीडीएम यानी अपोजिशन को भी बता दिया कि आपकी जो असल ताकत है वो आपको खुद पता चल गई कि अगर हम चाहते तो गिलानी साहब को हरवा भी सकते थे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में एक तीर से 2 शिकार कह लें, ये इस इलेक्शन के नतीजे में देखने में आए हैं। दोनों फ़ख्र से फूले नहीं समा रहे, लेकिन जमहूरियत के लिए, सियासी जमातों के लिए, इन दोनों यानी इत्तेहादों का के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। ये शर्मिंदगी की बात है सबके लिए। ठीक है जनरल साहब, अभी बरेलवी साहब ने एक बात की निशानदही की, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि हफीज़ शेख के मुकाबले में जो खातून रुकन थी उनको 174 वोट कैसे मिल गए? क्योंकि शहरियार अफरीदी ने तो एडमिट कर लिया था कि उनका वोट तो ज़ाया हो गया, उन्होंने साइन कर दिए थे, तो खातून रुकन के कैसे वोट पूरे हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून रुकन के भी वोट 5 रिजेक्ट हुए और 174 उनको मिले। बात यह है कि आर्बिट्रेरली सब ने कह दिया कि पैसे खाए, पैसे बांटे गए। अल्लाह बेहतर जानता है बांटे गए या नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं
और अगर किसी ने कहा कि जी हमें नाम पता है तो उसको बताना चाहिए था, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने फवाद चौधरी का यहाँ सुना, उन्होंने कहा जी ये बहुत मुश्किल है कि इन हालात में हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए, क्योंकि वोटों के ऊपर तो कोई ऐसी इंडिकेशन मौजूद नहीं है, ना हम चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि एक मुबहम चीज़ रहेगी, इसी तरह ही रहेगा कि लोगों का बड़ा मुश्किल है पता चले कि कौन पैसे ले गया या किसने वोट अपना ज़ाया किया। लेकिन जो यूसुफ गिलानी के बेटे की जो वीडियो है उसमें तो यही पता लगता है कि किसी से वोट मांगा नहीं, उसको वोट ज़ाया करने के लिए कहा गया है, और वोट ज़ाया ही हुए हैं जहाँ भी हुए हैं, कोई ऐसा और चीज़ नज़र नहीं आई, वोट ज़ाया हुए हैं। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ये पता लग सके। बहरहाल जो आपका सवाल है कि मुश्किलात कम होंगी, देखिए बात ये है कि ये जो अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है, ये दर हकीकत एक मूव थी आपकी कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आ सकता है तो उसको पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया जाए, और चूंकि इसमें शो ऑफ हैंड से आपने कॉन्फिडेंस लेना था, तो इसमें पॉसिबिलिटी यही थी कि लोग पहले बिके या नहीं बिके, आज वो हाथ अपना जरूर खड़ा करें क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो इस वजह से ये तो होना था कि यहाँ पे आके लोगों ने इमरान खान को वोट देने थे, ये हमारा पहले से अंदाजा था। लेकिन इससे जो चीज टल गई वो 5-6 महीने 6 महीने की बात है। ये 6 महीने एक लीज है आपके लिए लाइफ की कि आपने अपनी गवर्नेंस और पब्लिक को जो पब्लिक में जो इम्प्रेशन है, जो वहां पे प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है। अगर आप करते हैं तो ये फिर वक्त आपका बढ़ जाएगा, वरना ये है कि किसी वक्त पे फिर भी लोग बिक भी सकते हैं, लोग दोबारा नो कॉन्फिडेंस का किस्सा शुरू हो सकता है, तो हुकूमत बचती है या नहीं, लेकिन इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी तवज्जो फिर उस तरफ बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस पीरियड में 6 महीने में आप असल चीजों को एड्रेस करें जो हुकूमत के लिए बदनामी का और मुश्किलात का बायस बनती हैं या बनी हुई हैं, तो उधर तवज्जो देनी चाहिए। और फिर हुकूमत को जब कहा जाता है कि चीनी चोर, तो ये कभी काउंटर नहीं करते कि चीनी की प्रोडक्शन जो है इस मुल्क में 80% वो उन लोगों के पास है जो आज ऑपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टीज में मौजूद हैं, और इसी तरह आटे का भी है। और फिर ये कि गंदम वगैरह जो वहाँ पे गोदामों से जो चोरी होती है, जिसको चोरी करके वहाँ पे मिट्टी की बोरियां रख के डाली जाती हैं, तो ये तहकीकात करके ये भी पब्लिक को बता दें। अगर नहीं तो फिर जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि अवाम की मुश्किलात कम करें। अगर आप प्रोपेगेंडा के हाथों भी मारे जाते हैं तब भी ये आपकी जिम्मेदारी थी कि प्रोपेगेंडा को आप काउंटर करते। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये एक 6 महीने का वक्फा मिल गया है, हुकूमत के लिए एक मौका है कि ये अपनी गवर्नेंस और अपनी अवाम के लिए जो रिलीफ का मसला है उसको हल करने के लिए काम करें। नहीं करेंगे तो फिर दोबारा ये मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो तो इन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लीज है 6 महीने की, इसमें हुकूमत को काम करना होगा। और अक्सरियत में होने की वजह से हुकूमती बेंचेस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। सुरवर्दी साहब, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ख़ुद को टीम लीडर कहते हैं, लेकिन आपके लोग बिक गए और आप उनको मुत्तहिद करके नहीं रख सके। लेकिन आज के एतमाद के वोट के लिए ना सिर्फ सुनने में आया कि रात भर निगरानी की गई तमाम MNAs की कि कोई इधर उधर ना हो जाए, बल्कि आज वज़ीर आज़म ने कामयाबी से एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया है। इस सूरत हाल पर अब क्या तबसरा करेंगे? को पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है। हमने सादिक संजरानी के अदम एतमाद में देखा कि 65 लोगों ने उठ के अदम एतमाद की हिमायत कर दी थी, और फिर डब्बों में जाकर 15-20 वोट कम निकल आए थे। लोग खुलेआम तो अपनी अपनी पार्टियों के साथ वो सेनेटर्स खड़े थे, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट पे आया तो उस वक़्त उन्होंने सादिक संजरानी को वोट डाल दिया था। इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, और हमने अदम एतमाद और एतमाद का खेल कोई नया तो नहीं देखा है। हाँ, इमरान खान साहब की कमज़ोरी ज़रूर ज़ाहिर हुई है। ऐसा लगा है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी आ सकता है और मैं अदम एतमाद से जा सकता हूँ, लिहाजा मुझे किसी तरह अपने ऊपर से अदम एतमाद का खौफ ख़त्म करना है, और मैं एतमाद का वोट ले लूँ तो मैं 6 माह के लिए मुझे एक लाइफ लाइन मिल जाएगी। और आज का जो उनका स्टेप है वो पॉलिटिकली कोई उनकी मजबूती या उनके आला सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं करता है।
इस तरह लोगों से गन पॉइंट पर एतमाद का वोट लेना, सारी दुनिया को पता लग रहा है कि आपने रात से उन्हें बंद किया हुआ है। फिर आपने जो ख़त जारी किया उसमें आपने लिखा कि मैं 63 की कार्रवाई करके आपको डिस्क्वालीफाई करा दूंगा। आप ख़त ही अच्छा लिख देते हैं कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें, आप अगर मुझे पसंद करते हैं तो ज़रूर दें, नहीं तो ना दें। कम से कम ख़त की लैंग्वेज ही सियासी हो जाती। ख़त की लैंग्वेज भी निहायत आमराना थी, उसमें थ्रेट्स और हर तरह का गन पॉइंट वाली मौजूद था। ये कुछ सारा गुड टेस्ट में नहीं गया है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर था वो इलेक्शन अनाउंस कर देते। आज भी अगर वो पहले क्रेडिट लेते हैं कि मैंने 20 MPs निकाले थे, आज तकरीर में कह रहे थे एजेंसियों को सारा पता है, उनसे ब्रीफिंग ले इलेक्शन कमीशन। प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग ले और 17 MNAs के खिलाफ रेफरेंस फाइल करे गवर्नमेंट कि ये एजेंसीज के सबूत हैं और हम इसके बुनियाद पर इनके ऊपर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में फायर कर रहे हैं। रोज़ यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन का रिजल्ट तो रुकवाने जाते हैं, अपने 17 MNAs के खिलाफ रेफरेंस नहीं लेके जा सकते क्योंकि अभी हुकूमत करनी है। जब इलेक्शन करीब आएगा फिर इन 17 को निकाल के भी बाद में कहेंगे पहले 20 भी इलेक्शन के करीब निकाले थे, ये 17 भी इलेक्शन के करीब निकालेंगे। पहले भी टर्म पूरी की थी, परवेज खटक की हुकूमत बचाई थी, आज अपनी हुकूमत बचा रहे हैं, सेम स्टाइल है। और देखें लोग जानते हैं, लोगों को अखलाकी इक़दार और ये मत समझाएं। जब आपके साथ जाली एफिडेविट देने वाला फैसल वाडा बैठा होगा, आप लोगों को कहेंगे कि जो दूसरे हैं उनके पास कामा था और मेरे वाले का जाली बयान अल्फी है। जब आप कहेंगे कि लोग नैबज़दा पर फूल पत्तियां डालते हैं तो पंजाब में 2 ऐसे वजीर होंगे जिनके ऊपर नैब के रेफरेंस हैं और वो काबीना में भी बैठे होंगे, तो फिर आप कहेंगे कि नैबज़दगान को इस मुल्क में रहने की भी इजाज़त नहीं है, उन पर फूलों की पत्तियां ना डाली जाएं, लेकिन मैं उन्हें काबीना में रख सकता हूँ। मेरी कैबिनेट में वो लोग मौजूद होंगे जिन पर नैब के रेफरेंस मौजूद होंगे। का ये मतलब है। ठीक है मोना, अभी इखलाकियात का जिक्र किया सोहरावर्दी साहब ने, वज़ीर आज़म ने भी आज जब तकरीर की है ऐवान में तो उन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की कि इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बद इखलाकी का, बद तहजीबी का जो मुजाहरा ऐवान के बाहर किया गया वो भी आपने देखा होगा टीवी पे, किसी भी सियासी जमात की तरफ से हो, वर्कर्स की तरफ हो, ऑब्वियसली कंडेमेबल है। क्या सियासत का ये तरीका दुरुस्त है कि आप अपने मुखालिफ की बात ना सुने और उसको बात ना करने दें? देखिए, एक तो आज एक तरह से आप इसको सेकंड इनिंग्स कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, क्योंकि वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट री इलेक्ट हुए हैं अब पार्लियामेंट से। तो अब इसके बाद डायनामिक्स मुझे लगता है काफी तब्दील हो जाएंगी। पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में काफी फर्क होगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड पे बात करते हुए, जैसे भी आपने तस्करा किया, वैसे वो बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर थे। मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब और शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब वो आज स्पीच कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, इस तरह से बहुत अफसोस की बात है कि उनको धक्के मिले और बल्कि एक जूता भी टॉस करके मारा। इट वाज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत मजम्मत जितनी उसकी हो सकती है कम है। लेकिन बात यह है कि अपोजिशन ने भी, हमने देखा पार्लियामेंट के बाहर तो वो जरूर थे, लेकिन चलें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, ये ओनस इसका गवर्नमेंट पर था कि इन्होंने अपने बंदे पूरे करने हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये ओनस अपोजिशन पे आएगा कि उन्होंने अपने बंदे पूरे करने हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर वो मूव करते हैं 6 माह बाद तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होगी। लेकिन बात यह है कि इटसेल्फ पूरी पार्लियामानी सेशन को बॉयकॉट कर देना, इसका मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया, कोई इसके सर पैर मुझे समझ नहीं आए। बल्कि मोहसिन दावड़ साहब मेरा ख्याल है इनमें सबसे बेहतर थे, क्योंकि वो वाहिद रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहे थे ऑपोजिशन बेंचेस पे। तो उनके अलावा तो कोई किसी ने जहमत नहीं की। पीटीएम ने तो मुश्तरका तौर पे इसका बॉयकॉट किया था। इसकी मुझे कोई सेंस एज सच समझ नहीं आई है। अच्छा, जिन डिफ्लेक्शंस की हम बात कर रहे हैं ना, तकारीर में बातों में कौल और फेल का जो तजाद है जिसका अभी इशारा किया गया है, वो तो मेरा ख्याल है वी कैन गो ऑन एंड ऑन। बहुत सारी इसकी मिसालें हम दे सकते हैं और दोनों इतराफ से दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो किसी के लिए भी इसमें अच्छे नहीं है। मतलब आप उनकी अपोजिशन की भी आप बयानिए पहले उठा के देख लें, अब उठा के देख लें, वाकई जैसे अभी बरेली साहब ने तस्करा किया था कि पहले वो कह रहे थे हमारी लड़ाई ही किसी और से है, अब कह रहे हैं कि नहीं जी वो लोग तो न्यूट्रल हैं। तो इस किस्म की बातें तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन। इसके लिए तो मुझे लगता है कि हमें पूरे कुछ दिनों पर मबनी एक मैराथन ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी, तो गालिबन ये बातें हमारी सियासत में पूरी होंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जो डिफ्लेक्टेड वोट्स हैं वो लोग भी जाहिर है, अब जब शो ऑफ हैंड्स के जरिए या खुलेआम वोट देना था इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो वो लोग सामने नहीं आए। हमने देखा बल्कि दो ज्यादा मेंबरान थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हक में वोट किया एज कम्पेयर टू 2018। इनको चाहिए था, अगर इन लोगों ने वाकई अपने जमीर का सौदा नहीं किया था
और उनके इख्तिलाफात अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर से थे तो आज भी उनको खुलकर सामने आना चाहिए था, कम वोट में। बिल्कुल सही बात है, मैं उस निगरानी से भी कोई इख्तिलाफ नहीं करूंगी, सब जानते हैं खुली बातें। अब तो ये सारी के जो MNA थे उनके ऊपर निगरानी रखी गई, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद जो खत भी था उसमें भी खास लिखा गया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर कोई ना आया पार्टी में से आज के सेशन में। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों ने एक चॉइस बना ली है, किसी ने भी ये चॉइस बनाई थी, तो वो मुझे लगता है आज के सेशन में उनको सामने आना चाहिए था, क्योंकि यही तो जमहूरियत है। और क्या है, अगर आप जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे डर कर बैठ जाएंगे तो आप जमहूरी इंसान तो नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगता है अगर वो सामने नहीं आए तो गालिबन उनकी जो रिजेंटमेंट थी, एक बहुत ये बात सामने आ रही है कि जो अनइलेक्टेड और इलेक्टेड का एक कंपटीशन चल रहा है ना, गालिबन उस सेंस में थी। और इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जो शिकायत हफीज शेख साहब से हैं, ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि वो उस वजह से वो लोग जो है वो हफीज शेख साहब पे तो उन्होंने अपना वोट भी खराब कर दिया, या वोट उनको नहीं दिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को दे दिया, लेकिन आज उन्होंने शो ऑफ हैंड्स में वोट दे दिया। या वो जो दूसरी बात है, वो जो एक वीडियो सरफेस हुई है जिसकी अब 11 मार्च को गालिबन मजीद उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन प्रोब करेगा, जो अली हैदर गिलानी साहब की है। अब वो भी देखने वाली बात है कि वो सिर्फ लफाजी थी या फिर वाकई कुछ हुआ है, कुछ लेन देन चला है, कुछ मामला हुआ है। क्योंकि मुझे तो ये पता चला है वो जो 4 MNA थे वो तो गालिबन शाबाशी लेने पहुंच गए वजीर आजम के पास। चले एक ने स्टिंग ऑपरेशन किया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि 2 टीवी पे भी आ गए। हाँ, टीवी पे भी आ गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे। अगर बाकी सारे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे तो वो वोट्स कहां से गायब हो गए जो कि हफीज शेख साहब को पढ़ने थे, और यूसुफ रजा गिलानी साहब की झोली में वो वोट्स कैसे आ गए। तो मुझे लगता है एक तो सोल सर्चिंग वजीर आजम इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर भी करनी है, इत्तेहादियों के साथ भी करनी है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए काफ लीग ने जो सपोर्ट पंजाब में दिया है वो सपोर्ट गालिबन उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के एपिसोड में नहीं दिया, वरना शायद सामने आ जाता जितनी खुश असलूबी से पंजाब में हो गए सेनेट इलेक्शंस। पार्टी के अंदर एहतसाब आपके कहने का मतलब है कि हमने देखा था जी, GDA में भी हमने देखा था कि उन लोगों को सिंध से वोट नहीं पड़े, जबकि उन बेचारों ने दे दिए वोट PTI के लोगों को। तो ये कुछ इंट्रोस्पेक्शन यहाँ से भी होने वाली है, सोल सर्चिंग होने वाली है, और गवर्नेंस सिर्फ इन 3 अल्फाज पे मुझे लगता है ये सेकंड इनिंग्स में इंतजार होना चाहिए वजीर आजम का। ठीक है अतर, एक आला इखलाकी इक़दार का तकाजा तो ये भी था कि जिन 17 लोगों के वोट बिके उनको निशाने इबरत बना देना चाहिए था ताकि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन यहाँ पर तरजीहात में हमें ये होता हुआ नजर नहीं आया। बाकी शुरका ने भी इसका जिक्र किया कि वो जो 17 लोग थे उनका क्या हुआ, आज उन्हीं से एतमाद का वोट ले लिया गया। जी देखिए, ये जो 17 लोग थे ये किस तरह पता चले कि ये कौन लोग हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताना है ना। अगर वोट ट्रेसेबल होता तो आसानी से ये लोग पकड़े जाते। जहां तक इखलाकियात का ताल्लुक है, इमरान खान साहब की मुश्किल का ताल्लुक है, इमरान खान साहब थोड़े से गैर रवायती सियासतदान हैं, इसी वजह से उन्होंने इस वोट को भी कॉल किया और आपने देखा कि अपोजिशन बैकफुट पे चली गई और वो आज इजलास में आए नहीं। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट है और खान साहब को हमसे ये आर्ट सीखनी चाहिए, जरदारी साहब से ये आर्ट सीखनी चाहिए। मैं थोड़ी सी आपको एक मिसाल देता हूँ कि कुछ अर्सा कबल एक अरबी शहजादे ने तकरीबन 200 या 300 मिलियन डॉलर की एक पेंटिंग खरीदी। उन्होंने कहा ये आर्ट है। उस जमाने में यमन की जंग अपने अरूज पे थी, लोग वहां भूखे मर रहे थे, तो उन पे बड़ी तनकीद हुई कि ये आपने इतनी महंगी ये खरीद ली है और ये उधर आपके हमसाये में मुसलमान भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आर्ट है, आर्ट को आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है। इसी तरह ये जो पाकिस्तान का एक शहजादा और शहजादी है, इन्होंने भी अपने वालिदैन को कहा, अपने अब्बू को कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये आर्ट चाहिए, मुझे सेनेटर चाहिए, आप मुझे सेनेटर खरीद के दें। फिर उन्होंने एक ऐसा आर्टिस्ट खरीद के दिया, एक ऐसा बंदा खरीद के दिया कि जिनको खुद भी बड़ी आर्ट पसंद है। उनको आर्ट इतनी पसंद थी कि वो एक नेकलेस ही अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा ये भी एक आर्ट है, ये हार जो है इतना खूबसूरत आर्ट है, वो उसको भी अपने साथ ले गए। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं, ये सब एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। अब इसी आर्ट को, इसी आर्टिस्ट को, इन्हीं शहजादे शहजादियों को अब चेयरमैन सेनेट भी चाहिए और वो भी कह रहे हैं हमने उसी को बनाना है। तो इखलाकियात की बात यह है कि हमारी इखलाकी पस्ती की इस वक्त हालत यह है कि जिनकी वीडियो सामने आ चुकी हैं वो अभी भी मोतबर हैं, वो अभी चेयरमैन सेनेट के लिए आगे आ रहे हैं और वो इखलाकियात की बात कर रहे हैं। तो किस तरह हम बात करें? मसला ये कि हमारे पूरे मुआशरे की रिफ्लेक्शन है ये जो आर्ट है हमारी सियासत की, जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को सिखाई है। और
हमारी कौम के लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि ये लोग अभी भी मोतबर हैं, आप अभी भी इनकी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, हमारे मीडिया वाले अभी भी इनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। आप बताएं इस हवाले से, आप इस हवाले से बताएं, दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे में किसी शख्स के ऊपर इस तरह के इल्जामात हो, इस तरह के सबूत सामने आए, क्या उसका कभी सियासी कैरियर बाकी रह सकता है? क्या उसका खानदान कभी इस तरह टीवी पे आके बड़े बड़े दावे कर सकता है? लेकिन ये अगेन हमारी सियासी आर्ट है, ये हमारा ये अखलाकियात हैं और ये इसी तरह जारी रहेंगी। आर्ट की बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल भी आपने कोट की। अतर नाज़रीन, इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करेंगे कि जानिब बढ़ने ब्रेक से वापस आने के बाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जारी तनाव की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान मामला ख़त्म नहीं हो सका। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कुछ गिले शिकवे किए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद सवाल बातें हैं। 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाज़ा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आज़ादी ख़त्म कर रही है। मैं आपकी आज़ादी ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। जनरल साहब, चपकलिश अभी तक जारी है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान। ये मामला क्या हल हो सकेगा? मुझसे सवाल किया आपने? जी 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 जी। देखिए, बात यह है कि अब वैसे तो ये अफवाम व तफहीम से होना चाहिए था और हुकूमत को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एक एप्लीकेशन देते पब्लिक में। ये इस तरह का जो आपने एक आप कह लीजिए कि मनाजरा सा शुरू हो गया कि एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस, वो गालिबन दुरुस्त नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब भी हुकूमत को चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कमीशन को लिख के दे ताकि वो उस पर तहकीक कर सकें। दूसरी तरफ ये है कि ये पहले भी हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेहिसी नज़र आई, जो कि पिछले बड़े अरसे से, जब से इलेक्शन कमीशन के को बुला के सुप्रीम कोर्ट भी पूछता रहा और सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस मौजूद था, तो सारी बात इसी पे थी कि बाहर सूरत वोट खुफिया हो या ओपन बैलेटिंग हो, किसी तरह भी हो, इलेक्शन को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में उनको कही। और फिर ये वोट बड़े थोड़े से थे, 1100-1200 वोट था, उसके ऊपर कोई निशान लगाना या उसको कोई बार कोड देना, कुछ करना, वो कोई इतना लंबा, इतना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन लगता यूं ही है कि इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा जो स्टेटमेंट वहाँ दे दी कि जनाब ये आइन में ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद उसमें उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर ऐसी नहीं की आगे जिससे कि पैसे का इस्तेमाल यहाँ रुकता। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको भी अपने मामलात में, अपनी चीज़ों में, अपने तरीक़ाकार में झांकना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, मुल्क की भी बदनामी हुई और फिर आपने देखा कि पैसे का इस्तेमाल जैसे कहा जा रहा है, मेरे पास तो ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन बारसूरत जैसे कहा जा रहा है, अगर वाकई हुआ है तो ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो शर्म की बात है। मोना, ऑफर भी किया है इलेक्शन कमीशन ने कि अगर इसके कोई सबूत हैं तो लेकर आए, हम उसको देख लेंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन ये जो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिलसिला है, इसका क्या आउटकम निकलेगा? देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये जो सिटिंग गवर्नमेंट और किसी भी इदारे में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के दरमियान इस किस्म की रंजिश और आपस में बयानात, ये मैं समझती हूँ बहुत ही डिसटेस्टफुल है, वो अच्छा नहीं लगता।
इसकी माजी में भी मिसालें, अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और अभी मौजूदा हुकूमत के दरमियान आ रहा है। इससे पहले हमने देखा नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के साथ भी एट वन पॉइंट इन टाइम जब उनकी नाअहली वगैरह के केस था। फिर मुशर्रफ टाइम में आप चले जाएं, वहां पर भी यही जुडिशरी के साथ जो इनकी आपस में थी रंजिश। तो ये कभी भी अच्छा नहीं रहा है, ये अच्छा ओमेन नहीं है मुल्क के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर तो एक सीधी सीधी बात है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। दोनों तरफ से कुछ अपने जो हरकत और सकनात है उनका जायजा लेना जरूरी होगा। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन ये करवाना तो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। और ये एक किसी का मतलब इसमें कोई बिल्कुल न्यूट्रल इदारा है, इसका कोई वो नहीं है जो न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है ना, आजकल ऑपोजिशन भी कर रहे हैं। तो ये तो हकीकी तौर पे जो न्यूट्रलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो सबसे ज्यादा लागू होती है, जिनका काम ही यही है कि इलेक्शन कराना। अच्छा यही बात है कि अब हमारे मुल्क में जो जिसको सूट नहीं करता तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन अचानक बहुत बुरा हो जाता है। जैसे अब अपोजिशन आज इलेक्शन कमीशन को बहुत उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा जीबी इलेक्शन अभी अभी तो हुआ है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या तीर चलाए जाते थे वो भी हमें याद है, कोई पुरानी बात तो है नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि अब यही बात है कि अब गवर्नमेंट, क्योंकि वो बहुत परस्यू कर रहे थे कि ओपन करें बैलेट को, सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा मुतवाजन सा फैसला दिया था कि आप खुफिया बैलेट को भी करें, और उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। ये मैं समझती हूँ गलत मूव था कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो चले गए हुकूमत लेके पूरे मामले को इंटरप्रिटेशन के लिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने एम्बिट में रहे, उन्होंने पार्लियामान के मामलात में इंटरवीन करे बगैर कहा कि इस वक्त जो मामलात हैं वो वैसे ही चले एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो वोट है वो खुफिया हतमी नहीं है, यानी कि एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन उसको ट्रेस कर पाएगा कि किसने किसको वोट दिया है, और अगर कोई बदयांती हुई है तो उसका भी कोई हिसाब लगा पाएगा इलेक्शन कमीशन। मुझे लगता है वाकई ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वक्त कम था इस वजह से हम बार कोडिंग या सीरियल नंबर्स वगैरह नहीं लगा पाए। मैं समझती हूँ कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर गालिबन ये एक चीज हो जाती तो दोनों की बात रह जाती, अपोजिशन की भी बात रह जाती कि खुफिया बैलेट, और गवर्नमेंट की भी बात रह जाती कि वोट ट्रेसेबल हो। लेकिन वही बात कर ली जाती तो मामलात बेहतर हो जाते जी। और अब देखने वाली बात यह है कि सेनेट चेयरमैन का जब इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, क्योंकि उसमें तो अब अपेरेंटली लग रहा है कि गवर्नमेंट को सूट करेगा अगर सीक्रेट बैलेट हो। क्या उस वक्त भी राइट फुटिंग पर होकर गवर्नमेंट इसी तरह से परस्यू करेगी कि ओपन बैलेट हो, ओपन बैलेट हो, और ऑपोजिशन के ऊपर भी यही बात लागू होती है? बिल्कुल उल्टा हो गया है ना, बयानिए वही है, बस उन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, जो बयान दे रहे हैं वो बदल गए। ऑपोजिशन अब गवर्नमेंट की जगह आ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑपोजिशन की जगह आ जाएंगे, बयानिया बदल गया है। ठीक है मोना, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बरेलवी साहब, हमारी सियासत का हिस्सा बन चुका है, जो हार जाता है वो इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने लगता है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है, उनको अपने मुताबिक अपनी हुदूद में रहते हुए काम करने नहीं देना चाहिए। क्या तबसरा करेंगे आप इस मामले पर? बताइए, एक 70 का इलेक्शन जिसने मुल्क तोड़ दिया, 1977 के बाद कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगा हो? और बदकिस्मती की बात ये क्या तय हो चुका है कि साबिका जज ही जो है इलेक्शन कमीशन का सरबराह हुआ करता है और करा जाता है। जजेस का रिकॉर्ड देखें आप, अल्लाह माशाल्लाह, मैं नहीं आऊँगा चौधरी कोर्टों या उससे पहले भी इन्होंने क्या क्या किया। और सबसे बड़ी मिसाल 89 का इलेक्शन हमारे सामने है, जब बाकायदा यानी एयर मार्शल अजहर खां केस, जनरल अमजद साहब जानते होंगे, वो बेचारे उनका फाइल ही बंद हो गई अजहर खां की, धक्के खाते रहे अदालतों के। उन्होंने बाकायदा सबूत दिया, बाकायदा उसमें असलम बेग का नाम आया, बाकायदा असद दुरानी का नाम आया, बाकायदा इसाक खान ने पैसे दिए, एडमिट किया गया कि जनाब इतने पैसे IGI के ज़रिए तब्दील किए गए और तहरीक-ए-अदम लाने के लिए। बताएं उस तमाम पैसों की तकसीम भी इलेक्शन में हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा, मुझे तो आज मैं एंजॉय करता हूं जब देखता हूं जरदारी साहब और शरीफ साथ बैठे हुए हैं, मरियम बीबी और बिलावल साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि 10 मिलियन पाउंड उसामा बिन लादेन से लेकर जो है बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इल्ज़ाम ले आया गया। बताइए क्या करा इलेक्शन कमीशन ने उसका? अगर 89 में एयर मार्शल अजहर खां केस में फैसला हो जाता और ये सब लटका दिए जाते, वो तमाम जिम्मेदारान चाहे वो जुडिशरी में थे, चाहे फौज में थे, चाहे सियासतदान में होते, तो आज ये तारीख नहीं दोहराई जाती। एक को भी सजा नहीं दी। बाहर देखें इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। ट्रंप के साथ क्या किया उन्होंने, इंडिया में क्या होता है। तो यहाँ बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन, यानी आज कहते हैं दुख का इज़हार हुआ, भाई आप उनको पकड़ें जो आपको सबूत मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जब तक आप 89 वाले एयर मार्शल केस के
तमाम मुल्ज़िमान जो जिंदा हैं खबरों में बैठे हैं, निकालें उनको वहाँ से। बेग साहब मौजूद हैं, असद दुरानी मौजूद हैं, सब शरीक रहें, सज़ा दें ना इनको। आप मिसाल बनाए ना कॉमनवेल्थ बरतानिया वाले, जिस तरह की उनके कबर का ट्रायल करें उन जजों का या जर्नलों का या सियासतदानों का जिन्होंने ये बुनियाद रखी पाकिस्तानी सियासत में। और उसके बाद आप देखें जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 93 का, 92 का, 2002 का, इमरान खान साहब ने नहीं माना उसका इलेक्शन 2013 वाला, अब 2018 का इलेक्शन इन्होंने नहीं माना। तो आप क्या ये आज की बात आप क्या कह रही हैं? इलेक्शन कमीशन कब, किस ज़माने में उस पर दोनों ने, यानी हारने वालों ने कब एतमाद का इजहार किया या जीतने वालों ने कब ये कहा कि बिल्कुल मेरे, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि चाहे PDM हो चाहे PTI हो, जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार, हार जाएं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट, फौज, आप पारा पिंडी। भाई अपने बिकने वालों को तो रोको, आप अपने ज़मीन बेचने वालों को रोको। जैसे मैंने कहा, अफसोस हुआ कि इमरान खान ने उन 17 लोगों के वोटों से भी एतमाद का वोट हासिल किया जो खुद उनके कहने मुताबिक बिक चुके थे। सही, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया बरेलवी साहब। अतर, ये जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब हार जाती है तो इसी तरह से इदारों को बीच में ले आती है, क्या इससे इदारों की खुद मुख्तारी मुतासर नहीं होती? देखिए, अनफॉर्चुनेट होता है ऑब्वियसली जब रियासत के इदारे एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो किसी भी रियासत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सेनेट का इलेक्शन है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे इलेक्शन से। दूसरे इलेक्शंस में इतना बड़ा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होता है, इतने बड़े पैमाने पे वोटिंग वगैरह होती है। यहाँ पे तो देखें 1300-1400 या मैक्सिमम 1500 वोट पड़ने होते हैं, उसको मैनेज करना, उसके लिए कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाना कि जिससे ये गारंटी हो सके कि लोग अपने वोट ना बेचें, तो वो बनाया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे थोड़ा सा मुतहरिक किरदार अदा कर सकता था। हमने देखा, हमने इलेक्शन कमीशन की ताबेदारियां भी देखी जिस वक्त वोट पड़ रहे थे, वो जिस तरह ऐसे करके खड़े होते थे। इससे, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी की साइड ली। इससे पहले, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्हीं जमातों ने इल्जामात लगाए। उससे पहले 2018 के इंतखाबात में भी इन्हीं जमातों ने इल्जामात लगाए। और अभी जो खान साहब कह रहे हैं वो इलेक्शन से उन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया था। और ये कोई जाती लड़ाई तो है नहीं है कि PTI वाले ये कह रहे हैं कि ये हमें खेलने नहीं दे रहे या हुकूमत नहीं करने दे रहे। कोई जाती चपकलिश तो है नहीं। एक प्रिंसिपल बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ओपिनियन दिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इससे बेहतर किरदार अदा कर सकता था जिसमें वो नाकाम रहा। और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उसके ऊपर दबाव था दूसरी सियासी जमातों का या हुकूमत का दबाव था। वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का तासुर जाए कि हम हुकूमत की साइड ले लें। एक ये भी उसमें हो सकता है, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं कमी रहेगी और इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। और आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन वालों ने प्रेस अपनी रिलीज जारी की और जिस तरीके से वो एकदम से दुखी हो गए और उनको अफसोस हुआ, क्या पूरी कौम को दुख नहीं होता कि जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके भेजा है वो अपने वोट बेचते हैं? क्या हमारा कोई इस्तेकाक नहीं? इस्तेकाक सिर्फ MNAs, MPs और इलेक्शन कमीशन का ही है। इन्हीं की तौहीन होती है। क्या हमारी कोई तौहीन नहीं? अवाम की कोई तौहीन नहीं? जिनके वोटों के जरिए आप लोग आते हैं, जिनके पैसों के जरिए आपके इदारे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन का बजट आप देखिए कितना है सालाना, कितने इनके पास मारात हैं। तो हमारी भी कब तक हमारी तौहीन होती रहेगी? कोई इस बारे में भी तो सोचे ना। हमारा फैसला कब करेंगे आप लोग? हमारा फैसला करने का भी सोचना होगा। सोहरवर्दी साहब, ये मामला अब हल की जानिब किस तरह से जाएगा? किस तरह से बैठकर बातचीत मुमकिन होगी इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के दरमियान? मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन से बहुत कोताही हुई है। जब लियाकत जतोई साहब ने इमरान खान पर 35 करोड़ पर टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगाया था अबड़ो साहब को टिकट देने का, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म को फ़ौरन तलब कर लेना चाहिए था कि आपकी तो अपनी पार्टी 35 करोड़ रुपए लेने का आप पर इल्ज़ाम लगा रही है। जब बलोचिस्तान से 70 करोड़ रुपए की टिकट अब्दुल कादिर को बेचने का इल्ज़ाम लगा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था कि भाई आप 70 करोड़ में टिकटें बेच रहे हैं। फिर उसी अब्दुल कादिर के लिए आपने अपने ज़हूर आगा को विड्रॉ करा के उस अब्दुल कादिर को इलेक्ट कराया। तो यह 70 करोड़ लेने का सबूत नहीं है कि आपने उस अब्दुल कादिर को कैसे रास्ता दिया है। और आपकी अपनी जमात आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि आप 35 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, ये अरबपति सिर्फ तहरीक इंसाफ का टिकट लेने में क्यों कामयाब हो जाते हैं? मैं हैरान हूँ, ये बिकने वाले लोग तहरीक इंसाफ से ही क्यों निकलते हैं हमेशा, जो करोड़ों ले लेते हैं और करोड़ों दे देते हैं। ये करोड़ों का लेन देन और ATMs ये तहरीक इंसाफ के कल्चर में क्यों हमें ज़्यादा नज़र आता है? मैं बहुत हैरान हूँ। और इलेक्शन कमीशन
को इसकी फॉरेन फंडिंग के साथ तहकीकात करनी चाहिए कि ये आर्ट इस जमात ने कैसे सीखा है, अपने मुलाजमों के नाम चंदा मंगा के उनके बैंक अकाउंट्स में मंगा लेना, ये आर्ट इन्होंने कहाँ से सीखा है कि फॉरेन फंडिंग में अकाउंट छुपा लेना, ये आर्ट इन्होंने कहाँ से सीखा है कि ATMs को टिकटें दे देना, ये आर्ट इन्होंने कहाँ से देखा है कि अपनी तहकीकात तो चीनी की FIA की कराएं और अपोजिशन की तहकीकात NAB से कराएं। इन सारे आर्ट का जवाब लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म को नोटिस देना चाहिए था जब डस्का में धांधली साबित हो गई थी और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और सबको चेंज किया गया और धांधली पकड़ी गई हुकूमत की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ इलेक्शन लेना चाहिए था कि ये आर्ट इन्होंने कहाँ से सीखा धांधली का। आज बहुत सारे आर्ट्स की बात हुई कि कौन कौन से आर्ट्स पाए जाते हैं सियासत में और उनके अगेंस्ट एक्शन किस तरह से लेना चाहिए, ये भी आपने जिक्र किया सोहरावर्दी साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आने के बाद बात करेंगे कि पंजाब की सियासत में क्या चल रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की अफवाहें हर तरफ फैल रही हैं। हमजा शहबाज ने भी मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है, काफ़ी मुतहरिक हैं वो। तो जान लेते हैं कि पंजाब की सियासत में क्या होने वाला है। जनरल साहब, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा कोई तब्दीली आने वाली है। पावर सेंटर्स छोटे छोटे बने हुए हैं वहाँ पे और बावजूद इसके कि बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस वो नहीं है, लेकिन वो छोटे पावर सेंटर जितने भी हैं सबको वो सूट करते हैं क्योंकि अपने अपने काम निकलवाने के लिए एक कमजोर आदमी से आप आसानी से निकलवा सकते हैं, तो सारे मुतमईन नजर आते हैं। वहां पे कोई इतना मसला नहीं होगा। दूसरा ये है कि वहां पे अगर कोई थोड़े बहुत कुछ लोग थे जिनका कहा जा रहा था कि वो मुतमईन नहीं और वो दूसरों से कर रहे हैं मुलाकात वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि उनको एड्रेस करेंगे और फिर कुछ हुकूमत के पास को ले दे होगा करके तो उनको राजी कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली आने वाली वहाँ, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अतर वन लाइनर प्लीज, वक्त कम रह गया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे तब्दीली आएगी। अगर मुस्लिम लीग नून को वाकई इस चीज का अंदाजा होता कि उनका टिकट इतना कीमती हो गया जिसकी वजह से सेनेटर्स को वोट पड़े, तो वो तो फौरन ही पंजाब असेंबली के अंदर तहरीक एतमाद लेके आते। लेकिन उनके टिकट की वैल्यू इस वक्त वैसे ही है जिस तरह ईद मुबारक वाले नोट की होती है, तो उतनी ही वैल्यू उनके टिकट की। सोहरावर्दी साहब, नहीं, उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है और उस्मान बुज़दार और इमरान खान एक ही कश्ती के सवार हैं और इकट्ठे ही आए हैं और इकट्ठे ही जाएंगे जब भी जाना है। ऐसा नहीं हो सकता उस्मान बुज़दार चले जाए और इमरान खान रह जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता आपका जवाब आ गया नो में मोना और उस्मान बुज़दार चले जाए। ठीक जी, मैं मुत्तफिक हूँ तमाम से कि मुझे नहीं लगता उस्मान बुज़दार साहब को कोई खतरा है, लेकिन ये कि जो चौधरी बरादरान है ना, उनके बॉल में अब है, उनके कोर्ट में अब बॉल है, तो अब वो ठीक है। मोना, पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।